अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान की तारीख को बहादुरी, इस्तिक़ामत, ईसार, कुर्बानी और फतेह से इबारत बताते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुल्क आज़ादी के अमृतकाल में गुलाम बनाने वाले गैर मुल्कियों के एजेंडे को हटाकर हकीकी तारीख रकम कर रहा है। मोदी ने बात आज विज्ञान भवन में आसाम के छत्रपति शिवाजी वीर लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब करते हुए कही। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी, वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर सरहानंद सोनोवाल और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि कल पूरे मुल्क में वीर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। वीर लचित का 400वां यौम पैदाइश मनाने की खुशकिस्मती इस मुद्दत में मिली जब मुल्क अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये तारीखी मौका आसाम की तारीख का एक शानदार बाब है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर, मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश की संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असंख्य हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं, जय की गाथाएं, त्याग की गाथा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुअर्रिखीन से कहा कि वो तारीख को हिंदुस्तानी तनाजुर में दोबारा लिखे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत उन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करेगी। दिल्ली में आसाम हुकूमत की तरफ से मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और मैंने कई बार ये सुना है कि हमारी तारीख को सही तरीके से पेश नहीं किया गया और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शायद ये सच है, लेकिन अब हमें इसे सही करना होगा। मैं कई बार सुनता हूं, मैं अभी इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन की है और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और
जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम के दौरान आज 2002 का साल याद दिलाया। अमित शाह ने खेड़ा की एक रैली में कहा कि 1995 से पहले जब रियासत में कांग्रेस की हुकूमत थी तब गैर समाजी अनासिर का हौसला बुलंद था। 2002 में हमने ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि वो तशद्दुद करना भूल गए। इसके बाद बीजेपी ने पूरे गुजरात में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम कर लिया। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस रियासत में दंगे करवाकर अलग अलग तबकात और जातों के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए भड़काती थी। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लोगों को तशद्दुद करने के लिए शहर दिया करती थी। कांग्रेस ने सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत किया और समाज के एक बड़े तबके के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने आगे कहा कि मुलजिमीन को कांग्रेस से लंबे वक्त तक तायद मिलने की वजह से तशद्दुद में उन्हें तशद्दुद करने की आदत हो गई थी। गुजरात में जब कांग्रेस का इख्तिदार था तो वहाँ इज्जू खान, परीजादा और लतीफ जैसे दादा हुआ करते थे, लेकिन आज गुजरात के गांव में अगर कोई एक दादा है तो वो हनुमान दादा है। देश में સૌથી વધુ રોજગારી ક્યાંય મળી હોય તો ગુજરાતમાં મળી છે। સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ મૂડીરોકાણ જો કોઈ જગ્યાએ આવ્યું હોય તો ગુજરાતમાં આવ્યું છે। સમગ્ર દેશની અંદર સૌથી વધુ લઘુ ઉદ્યોગો નોંધાયા હોય તો મારા ને તમારા ગુજરાતમાં નોંધાયા છે। ભાઈ સૌથી વધુ સ્ટાર્ટઅપ નોંધાયા હોય તો ગુજરાતમાં નોંધાયા। દેશમાં સૌથી વધુ એક્સપોર્ટ કોઈ રાજ્યમાંથી થયું હોય તો આપણા ગુજરાતમાંથી થયું છે। દેશમાં સૌથી વધુ મૂડીરોકાણ કોઈ રાજ્યમાં આવ્યું હોય તો આપણા ગુજરાતમાં આવ્યું હોય। અને ક્યાંય કર્ફ્યુ ના નાખવો પડે એવું કોઈ રાજ્ય બન્યું હોય તો મારું ને તમારું ગુજરાત બન્યું છે। 2002 માં કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી। દેશમાં मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ओंकारेश्वर पहुंचे। वहां वो नर्मदा आरती में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, साबिक वजीर आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई कायदीन और वर्कर्स मौजूद थे। राहुल गांधी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन उन्होंने किए। इससे पहले जुमे को यात्रा 23 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने आखिरी पड़ाव सनावत पहुंची। वहां लोगों ने यात्रा का जोरदार इस्तकबाल किया। यात्रा का आज स्टे मोटका में है। इससे पहले यात्रा मॉर्निंग ब्रेक के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे खरगोन जिले के भानपुर से शुरू हुई थी। यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और साबिक सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई सीनियर कायदीन भी थे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी इस यात्रा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ मुक्का दिखाते हुए सेल्फी ली। दोनों मूंछों पर ताव देते हुए भी नजर आए।
कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही जबरदस्त हिमायत से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसीलिए वो यात्रा से मुताल्लिक उल्टे सीधे वीडियो जारी कर रही है, जिसको चैलेंज किया जाएगा। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से डॉक्टरों का वीडियो जारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी और इस अमल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मिलने वाली जबरदस्त अवामी हिमायत को देखते हुए बोखलाई बीजेपी ने यात्रा को बदनाम करने के लिए एक वीडियो जारी किया। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के ऐसे घिनौने हथकंडों के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, लेकिन जब इस वीडियो की असलियत देखी गई तो पता चला कि लोग कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिसे उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ एडिट किया गया। मासूम बच्चों को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए आज कांग्रेस पार्टी की एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी की और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक छोटी बच्ची के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस पूरे मामले पर सलमान खुर्शीद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, हमारी जानकारी में आया और मैं समझता हूं कि आम जनता ने भी इस बात को देखा है कि शिशुओं को, छोटे बच्चों को चुनाव प्रचार में लाया जा रहा है और उनको विशेष पार्टी के ध्वज दिलाकर या विशेष पार्टी के जो उनके वस्त्र हैं वो विशेष पार्टी के ध्वज के रंग के वस्त्र देकर और उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर कैंपेन करिए हमारी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और हमको बड़ा कष्ट है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को इस तरह से चुनाव प्रचार में लाया जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है, ये हमारा मानना है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने आए थे और वास्तविकता में इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर बहुत स्पष्ट आदेश इलेक्शन कमीशन दे चुका है और चाइल्ड वेलफेयर एनसीपीआरसी ने भी इस पर बड़े स्पष्ट अपनी बात कही हुई है कि बच्चों को प्रचार में नहीं डालना चाहिए। ये एक बहुत गलत सिस्टम है और इसका हम विरोध करने के लिए आए और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसमें कोई साधारण व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है बल्कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इसमें इन्वॉल्व हैं और वो वीडियोस हमने दिखाए, इलेक्शन कमीशन को वीडियोस दिखाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने हमसे कहा कि वो इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और इस पर फिर कोई दूरगामी निर्णय फिर पाएंगे, वो हमको उसकी सूचना फिर देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, हमारी जानकारी। हिंदुस्तानी जमहूरियत और तनो मुल्क की ताकत है। आईआईटी रुड़की ने आज़ादी के अमृतकाल के दौरान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने में बहुत बड़ा ताउन किया। इन ख्यालात का इज़हार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज आईआईटी रुड़की के 175वें यौम तासीस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मुल्क की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के साइंसदान, डॉक्टर, ताजिर और नौजवान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शिनाख्त बना रहे हैं। दुनिया में आज हिंदुस्तान की साख एक मोतबर जमहूरियत और उभरती हुई मईशत के तौर पर कायम हुई है। वैश्विक कोरोना महामारी के अंदर अपने कम समय के अंदर अपने नए रिसर्च से, नए इनोवेशन से, बेहतर टेक्निक देकर दुनिया के अंदर उस चुनौतियों का एक समाधान दिया और इसके लिए आईआईटी रुड़की ने भी जो नवाचार किया उसके लिए मैं यहां के डायरेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा।
जिन्होंने उस चुनौतियों का समाधान जल्दी कर देश का एक बेहतरीन काम किया। और इसके लिए विशेष रूप से यहां की फैकल्टी, यहां के विद्यार्थी साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, आज दुनिया के अंदर भारत आर्थिक डेस्टिनेशन का सबसे प्रमुख केंद्र बन चुका है। हम हर क्षेत्र के अंदर, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे एयर स्पेस का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर हमारे नौजवान नए रिसर्च, नए सोच के कारण, अपने बेहतर स्टार्टअप के कारण आज चुनौतियों का समाधान भी दे रहे हैं और भारत की आर्थिक ताकत और शक्ति को भी, सामर्थ्य को भी मजबूत कर रहे हैं। 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमने 2 दशक के अंदर हमारे नौजवानों ने बनाए। उससे हमारा आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ। कई समस्याओं की, चुनौतियों का हमने ठीक से समाधान निकला और हर सेक्टर के अंदर समाधान निकला। अब हमारे प्रौद्योगिकी पेशेवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण मथुरा में वाक़ श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े के दरमियान अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू महासभा के जरिए किए गए ऐलान में कहा गया कि 6 दिसंबर को 12 बजे शाही ईदगाह में पहुंचकर जलाभिषेक का अमल अंजाम दिया जाएगा। हिंदू महासभा की तरफ से ये भी कहा गया कि हर हाल में तंजीम के कारकुन इस काम को मुकम्मल करके ही मानेंगे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हिंदू महासभा खुफिया मकामात पर लगातार मीटिंग्स कर रही है और इन मीटिंग्स में 6 दिसंबर को लेकर पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। हिंदू महासभा के जरिए किए गए ऐलान के बाद इंतजामिया की नींद उड़ गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इंतजामिया के जरिए कई बार हिंदू महासभा से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम आनंद तलवतरे की जमानत मंसूख करने की एनआईए की अर्जी को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने तिलतुम्बड़े को जमानत दे दी थी, ताहम अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के मुशाहिदे को कानूनी चाराजोई में हतमी नतीजा नहीं समझा जाएगा। तिलतुम्बड़े की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने दलील दी कि इस मामले को हाईकोर्ट ने पहले ही निपटा दिया है और उनके मौक़िफ़ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बुलंदशहर पुलिस ने विकास कुमार नामी नौजवान को गिरफ्तार करके सनसनीखेज इंकशाफ किया। पुलिस का कहना है कि यह वही विकास है जो एक मकबूल वायरल वीडियो में राशिद खान का रूप धार करके आफ्ताब पूनावाला की हिमायत कर रहा था। इसके अलावा उसी विकास कुमार ने उसे 36 टुकड़े करने की बात कही थी। पुलिस विकास से तफ्तीश कर रही है, जिसने रशीद का रूप धारकर इश्तियाल अंगेज बयान दिए थे। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि विकास के इस बयान के पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। ख्याल रहे कि यूट्यूब वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में खुद को राशिद खान कहने वाला शख्स आफ्ताब पूनावाला के घिनौने फेल का जवाब पेश करता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया और कुछ लोगों ने राशिद के नाम पर एक कम्युनिटी के खिलाफ बहुत से मनफी बयान दिए। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स का सुराग लगाकर जुमे को उसे गिरफ्तार कर लिया। विकास कुमार, तुमने दिल्ली में एक बयान दिया था एक महिला पत्रकार को। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा नाम राशिद खान है और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई गुस्से में तो 35 के बजाय 36 टुकड़े कर देते हैं और आसान है ये करना। मैंने उससे बोली थी, मैंने असली नाम बताओ, मैंने के लिए बताऊंगा, असली बता लगा मैंने विकास कुमार। तो मैंने जब बताया हंस रहे थे वो, मुसलमान तो नहीं, तो हिंदू तो नहीं है, झूठ बोल रहा तो तेरे चेहरे वगैरह पता पड़ रहा। नहीं, वीडियो में तो ऐसा कुछ कहते तुम नहीं नजर आ रहे हो। इधर तुम अपना नाम बता रहे हो, बुलंदशहर का निवासी बता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे 35 के बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तकलीफ फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब था कहने का। तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामले भी बताए जा रहे हैं, दर्ज हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी हैं। यहाँ किस तरह के मामले हैं वो जो दर्ज हैं? चोरी के थे, मैंने सब
बाइक ले ली थी, जो 2 साल पहले की बात हो, तो 1.5 साल हो गया। करते क्या हो तुम? दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं करा, फिर 1 महीने के बाद लेबर चौक पर जाता था, काम वाम करता था, वो किसी का बस वहीं पे फिर मेले में लगा था। 300 रुपये देते थे मेले में वो मुझे, तो ठेकेदार था। 300 मुझे सुबह का खाना खाना था, शाम का खाना खाना, तो वही बचते थे 50-60 रुपये जो दिन में। तो तुमने जो कहा उसका तुम्हें पछतावा है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, 35 के बजाय 36 टुकड़े किए जा सकते हैं और आसानी से भैंस की तरह काट दो? पछतावा था, मैं खुद टेंशन में, मैं कल मरूंगा, मुझे देख रहा है यहाँ ना, तो जेल में मरूंगा जरूर। ये फिर तुम दोबारा गलत बात कर रहे हो, अब तुम मरने की बात कर रहे हो। तुम पछतावा है या नहीं? पछतावा ये बहुत बड़ा, मैंने गलती हम ऊपर केस लिए, कुछ बात नहीं थी। और तुमने अपना नाम राशिद क्यों बताया जब विकास कुमार तुम्हारा नाम? वहाँ पर तो मुझे राशिद कहते थे, जब मुझे की वजह से मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, वरना मुझे क्या मतलब। तो हम 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है, उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें। इसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असला से संबंधित हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात में अपनी शिकस्त से इतनी खौफजदा है कि उसने अब वजीर आला अरविंद केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सिसोदिया ने जुम्मे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात और कॉरपोरेशन खोने के खौफ से तंग आकर बीजेपी अब पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। तो बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वो पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर रही है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान सरहद के ताल्लुक से जारी तनाज़े के दरमियान वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी को महाराष्ट्र की 1 इंच ज़मीन भी छीनने की इजाज़त नहीं देगी। साफियों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम सरहदी इलाकों में मराठी लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र से 1 इंच भी जगह नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 40 देहात के मसाइल को हल करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कबल अज़ीम महाराष्ट्र के साबिक़ गवर्नर साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े पर कर्नाटका के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के रिमार्क्स पर तनकीद की। ठाकरे ने शिंदे पर भी तंज करते हुए कहा कि क्या हम अपनी हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि कर्नाटका के वज़ीर आला महाराष्ट्र के गांव पर आसानी से दावा कर रहे हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले में सीबीआई ने जुमे के रोज 7 मुलजिमीन के खिलाफ 10,000 सफात की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का नाम नहीं है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है। मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इधर चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं आने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सारे इल्जाम फर्जी और मनगढ़ंत हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ महीनों पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी
कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां मैंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे सीबीआई की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है। और उसके बाद में दुखी किया गया, बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया सब लोगों को। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठे ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम कर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया की हार का सिलसिला जारी है। जुमे के रोज ऑकलैंड में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कीवी टीम ने इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 306 रन बनाए। इंडिया की जानिब से 3 बल्लेबाजों कप्तान शिखर धवन, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने हाफ सेंचुरी जमाई। जवाब में न्यूजीलैंड ने 47.1 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। कीवी टीम के 3 विकेट 88 रन पर गिर गए थे। इसके बाद कप्तान किन विलियमसन और टॉम लैथम ने चौथे विकेट के लिए 145 रन की पार्टनरशिप कर इंडिया से मैच छीन लिया। 2019 वर्ल्ड कप से अब तक ये भारत की वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के हाथों लगातार 5वीं हार है। जुमेरात के रोज फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के मुकाबले में पोर्तुगल ने रोमांचक जीत दर्ज की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दीगर खिलाड़ियों ने पोर्तुगल की टीम के लिए अफ्रीकन टीम घाना को 3-2 से शिकस्त दी। मैच के साथ ही रोनाल्डो ने वर्ल्ड फुटबॉल में अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2006, 2010, 2014, 2018 के बाद अब 2022 में गोल किया। लियोनेल मेसी, क्लोज पेले और युव सिलर 4-4 वर्ल्ड कप में गोल कर पाए हैं। 37 साल के रोनाल्डो वर्ल्ड कप में पोर्चुगल के सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर भी बन गए। ये उनका रिकॉर्ड 118वां इंटरनेशनल गोल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए कहा कि कोई कंपनी या शख्स उनका नाम, आवाज या शख्सियत बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर करते हुए इस्तदा की थी कि कई कंपनियां उनकी इजाजत के बगैर उनका नाम, आवाज और शख्सियत इस्तेमाल कर रही है और ये काफी अरसे से हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने हक में तशहीर और शख्सियत के हुकूक चाहते हैं। मशहूर अवामी शख्सियत होने के नाते अमिताभ बच्चन नहीं चाहते कि कोई भी उनकी इजाजत के बगैर उनकी शिनाख्त का इस्तेमाल करे। जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और शख्सियत की खुसूसियात को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी किए हैं जो अवामी तौर पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा अदालत ने टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों से कहा कि वो उन फ़ोन नंबर्स के बारे में मालूमात दें जो बच्चन के नाम और आवाज़ का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों से भी कहा गया कि वो ऑनलाइन लिंक्स को हटा दें जो बच्चन की शख्सियत के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।